नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बागेश्वर उपचुनाव के लिए पार्वती दास ने दाखिल किया नामांकन। कांग्रेस के बसंत कुमार से होगा मुकाबला। पूर्व कैबिनेट मंत्री चंद्रराम दास के निधन से खाली हुई है सीट। बागेश्वर उपचुनाव में सीएम धामी ने संभाली कमान। पार्वती दास के समर्थन में जनसभा के लिए पहुंचे। बड़े अंतर से जीत का किया दावा। कांग्रेस ने परिवारवाद को बढ़ावा देने का बीजेपी पर लगाया आरोप। बागेश्वर उपचुनाव में चंद्रराम दास की पत्नी को बीजेपी ने बनाया प्रत्याशी। परिवारवाद के मुद्दे पर घिरी बीजेपी। राशन किट घोटाले में पहली बार कैमरे पर आई आरोपी बीजेपी नेता अमिता सिंह। आरोपों से किया इनकार, कहा हर जांच के लिए हूं तैयार। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड में बागेश्वर उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। बुधवार को उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी उनके साथ मौजूद रहे। वहीं सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर उपचुनाव की कमान संभाल ली है। बागेश्वर में सीएम धामी ने एक जनसभा को संबोधित किया। सीएम धामी ने कहा कि बागेश्वर की जनता कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति को दरकिनार कर अपने प्रिय नेता स्वर्गीय चंद्रराम दास को ऐतिहासिक जीत के साथ श्रद्धांजलि देगी। बता दें कि कैबिनेट मंत्री चंद्रराम दास के निधन के बाद बागेश्वर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। बीजेपी ने कैबिनेट मंत्री चंद्रराम दास की पत्नी को उम्मीदवार बनाया है। सब बेमेल गठबंधन है और जनता का विश्वास आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हम लोगों ने आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो उत्तराखंड के अंदर जिस प्रकार से विकास हुआ है, उत्तराखंड की जनता देख रही है। हम जो कहते हैं उसको करते हैं और जो इस प्रकार के दल हैं वो केवल विरोध के लिए, विरोध की राजनीति करने के लिए, केवल लोगों को वोट बैंक तक ही अपना समझने के लिए वो चुनाव में खड़े होते हैं, तमाम बड़े बड़े वायदे करते हैं। जनता उनको भली भांति समझ चुकी है, इसलिए यहाँ की जनता के आशीर्वाद से हम एक तरफा इस चुनाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय समय पर कांग्रेस समेत कई राजनीतिक दलों को परिवारवाद को लेकर जमकर घेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन वही बीजेपी राजनीति में परिवारवाद को बढ़ावा देने में पीछे नहीं है। बागेश्वर उपचुनाव में भी बीजेपी की तरफ से इसकी झलक देखी जा सकती है। देखिए रिपोर्ट। परिवारवाद के मुद्दे पर फंसी बीजेपी। बागेश्वर उपचुनाव में चंद्रराम दास की पत्नी को बनाया प्रत्याशी। दूसरे दलों को घेरने वाली बीजेपी अब परिवारवाद पर खुद उलझी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा परिवारवाद को लेकर विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमले बोले जाते हैं। जब भी कोई चुनाव होता है, विपक्षी दलों पर परिवारवाद को लेकर पीएम मोदी हमला करने से चूकते नहीं। लेकिन अगर बात उत्तराखंड की करें तो राज्य में भारतीय जनता पार्टी पर ही परिवारवाद को बढ़ावा देने के आरोप लग रहे हैं। बागेश्वर उपचुनाव में जिस तरीके से स्वर्गीय मंत्री चंद्रराम दास की पत्नी पार्वती दास को टिकट मिला, उसे कांग्रेस बीजेपी पर परिवारवाद को लेकर आरोप लगा रही है। साथ ही कांग्रेस का कहना है कि उत्तराखंड में जितने भी उपचुनाव 2017 के बाद हुए, सभी उपचुनावों में बीजेपी ने परिवार के सदस्य को ही टिकट दिया। अमित शाह से लेकर यहाँ चंद्रराम दास जी तक ये परिवारवाद के सहारे जी रहे हैं। इनकी पार्टी परिवारवाद में डूबी हुई है और आरोप दूसरे पर लगाते हैं। ये बिना परिवार के चुनाव नहीं जीत सकते। आप देखिए 3 या 4 उपचुनाव यहाँ हुए हैं, उसमें इन्होंने परिवारवाद का सहारा लिया। इन पे हिम्मत है तो क्या भाजपा में, बागेश्वर में कोई और कार्यकर्ता नहीं है? कांग्रेस के आरोपों में कुछ हद तक दम भी नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले पन्नों को यदि पलटा जाए तो लगभग 2017 के बाद जितने भी उपचुनाव हुए, बीजेपी ने उसमें परिवार के सदस्य को टिकट दिया। चलिए आपको बताते हैं कि बीजेपी उत्तराखंड में कैसे परिवारवाद को बढ़ावा देती आ रही है। मगन लाल शाह की पत्नी को थराली उपचुनाव में उम्मीदवार बनाया। उत्तराखंड विधानसभा भी चुनाव जीतकर पहुंची। प्रकाश पंत की पत्नी चंद्रा पंत को उपचुनाव में उतारा गया। सुरेंद्र सिंह जीना के भाई महेश जीना को उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया। हरबंस कपूर की पत्नी को 2022 चुनाव में टिकट दिया गया। सविता कपूर कैंट विधानसभा सीट से विधायक हैं। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के बेटे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूड़ी की बेटी रितु खंडूड़ी विधानसभा अध्यक्ष हैं।
बीजेपी नेताओं के ये नाम बताने के लिए काफी हो जाते हैं कि पार्टी परिवारवाद का आरोप भले ही तमाम सियासी दलों पर लगाती हो, लेकिन बीजेपी भी इसमें पीछे नहीं है। परिवारवाद का उदाहरण सिर्फ सरकार में महत्वपूर्ण पदों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि संगठन में भी अपनों को पद दिए गए। पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बच्ची सिंह रावत के बेटे शशांक रावत युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के बेटे विकास भगत बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। उमेश अग्रवाल के बेटे सिद्धार्थ अग्रवाल देहरादून महानगर अध्यक्ष हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की बेटी नेहा जोशी बीजेपी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। बीजेपी पर परिवारवाद को लेकर इसलिए इस समय सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि बागेश्वर विधानसभा में उपचुनाव में भी बीजेपी ने परिवारवाद को बढ़ावा देते हुए स्वर्गीय कैबिनेट मंत्री चंद्रराम दास की पत्नी पार्वती दास को टिकट दिया है। जहाँ तक श्रीमती पार्वती दास के प्रत्याशी बनाने का सवाल है, तो श्रीमती पार्वती दास जी अपने पति के साथ लगातार काम करती रही हैं। उनको राजनीति का अनुभव है, उनकी कार्यकर्ताओं के साथ एक अच्छी जो पहचान है, और ऐसे में एक कार्यकर्ता को टिकट दिया गया है। ये संयोग की बात है कि हमारे जो पूर्व हमारे मंत्री रहे चंद्रराम दास जी की, उनकी पत्नी के रूप में भी वो स्थापित है, लेकिन जो चयन हुआ है वो एक कार्यकर्ता के नाते हुआ है। और कांग्रेस की स्थिति तो इसलिए खराब है कि कांग्रेस पास अपना कोई कैंडिडेट ही नहीं है, और इसलिए पहले ही राउंड में कांग्रेस से अपनी पराजय जो है वो स्वीकार कर। कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देती है। कांग्रेस जिस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप और जिस प्रकार का वातावरण बनाने के चक्कर में पड़ी हुई है, जिस पार्टी को प्रत्याशी के चक्कर लगाने पड़े हों, वो पार्टी क्या माहौल बनाएगी। पार्टी के नेताओं को पढ़ना लिखना चाहिए, उसके बाद परिवारवाद उन सब चीज़ों पर ज्ञान रखना चाहिए, ज्ञान देना चाहिए। उत्तराखंड राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से काफी छोटा है और विधानसभा सीटों की संख्या भी 70 है। इस लिहाज से भी कई विधानसभा सीटें परिवारवाद के चलते बीजेपी के उन नेताओं को टिकट नहीं मिलता जो इसके हकदार होते हैं। लिहाजा परिवारवाद के चलते कई कार्यकर्ताओं का टिकट कट जाता है, जिसको लेकर कई बार मायूसी भी बीजेपी नेताओं में देखने को मिलती रही है, लेकिन वो खुलकर अपनी बात कह नहीं पाते। बहरहाल जिस तरह से तस्वीर बीजेपी खेमे में परिवारवाद को लेकर बनती दिख रही है, ऐसे में इस मुद्दे को लेकर दूसरे दलों पर निशाना साधना शायद गलत होगा। प्रदेश कांग्रेस ने बद्रीनाथ धाम में विरोध कर रहे व्यापारी और पुरोहितों का समर्थन किया है। कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बद्रीनाथ धाम में व्यापारियों और तीर्थ पुरोहितों के साथ धार्मिक सरकार अत्याचार कर रही है। बिना नोटिस के वहां पीढ़ियों से रह रहे पुरोहित और व्यापारियों की दुकान और मकान बिना उन्हें सूचना दिए तानाशाही और दमनकारी नीति के तहत तोड़े जा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि ये सब बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत किया जा रहा है। कांग्रेस ने प्रभावितों के लिए मुआवजे की मांग की है। राजनीति करने वाली पार्टी आज धर्मनगरी में काम करने वाले लोगों को, धर्मनगरी में से अपनी आजीविका चलाने वाले लोगों को उजाड़ने का काम कर रही है। श्री बद्रीनाथ में आप रिडेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, पुनर्निर्माण का काम कर रहे हैं, हमारी इसमें कोई आपत्ति नहीं है, अच्छी बात है, आप करिए। लेकिन जो वहाँ के हकूकधारी थे, जो बरसों से वहाँ पर व्यापार करके छोटी मोटी दुकान करके अपने पेट का पालन कर रहे थे, अपने बच्चों का लालन पालन कर रहे थे, आज उनको उजाड़ कर सरकार ने सिद्ध कर दिया है कि ये सरकार धर्म विरुद्ध काम कर रही है। आप हतप्रभ करने वाला कह सकते हैं, इसे आप विडंबना कह सकते हैं, दुर्भाग्य कह सकते हैं कि हिंदू धर्म की जो सबसे बड़ी झंडा बरदार बनती है वो सत्ताधारी पार्टी आज जिस तरह से पंडा पुरोहित समाज के हाथ धोकर पीछे पड़ी है। हल्द्वानी पहुंची जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यतीरानंद गिरी महाराज ने भारत में लगातार बढ़ रही जनसंख्या पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि आज भारत की आबादी दुनिया की जनसंख्या के 24% है, जबकि देश के पास केवल 2% प्राकृतिक स्रोत हैं और ऐसे में जल जनसंख्या नियंत्रण कानून भारत में लागू होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून देश में लागू नहीं होता तो गृह युद्ध जैसे हालात होंगे। देखिए, हम दुनिया की लगभग 23 या 24% आबादी हो चुके हैं और दुनिया के जो नेचुरल सोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, हमारे पास केवल 2% हैं। आदमी को उठने के लिए, बैठने के लिए, चलने के लिए, खाने के लिए जगह चाहिए। आज हम चीन से भी आगे हो गए हैं, जबकि चीन के पास हमसे 3 गुना ज़्यादा भूभाग है
तो 2% संसाधन में इतनी जनसंख्या को जो सुख सुविधा ऐशो आराम विकास दिया जाना चाहिए, उतना हम न्याय नहीं कर सकते। और ये कहीं ना कहीं जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा, ये गरीबी का कारण बनेगा और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं फिर आपराधिक वृत्ति की ओर लोग बढ़े। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पूर्व पीएम भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर सभा का आयोजन हुआ। इस सभा में बीजेपी नेताओं ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। बीजेपी नेताओं ने देश और उत्तराखंड राज्य के हित में किए गए पूर्व पीएम वाजपेयी के कार्यों को याद किया। सभा में आए बीजेपी नेता देवेंद्र भसीन ने कहा कि वो राजनीति के अजातशत्रु हैं, जिनकी विपक्ष भी मुक्त कंठ से प्रशंसा करता है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय जनसंख्या अध्यक्ष भी रहे और भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे, और उनके द्वारा जो पौधा रोपा गया, आज वो विश्व का सबसे बड़ी पार्टी है। उनके समय में भारतीय जनता पार्टी ने 2 सांसदों से अपनी यात्रा प्रारंभ की थी, और आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोकसभा के अंदर स्पष्ट बहुमत से हैं और दुनिया में सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में स्थापित हैं। अटल जी ने देश के लिए बहुत कुछ किया, उन्हें राजनीति में नए अध्याय खोले, और देश के अंदर जो गठबंधन का धर्म की जो सरकारें हैं उसका एक उदाहरण अगर पेश किया तो अटल जी ने किया। बुधवार को राजधानी देहरादून में नगर निगम में साल की दूसरी बोर्ड बैठक आयोजित हुई, जिसमें शहर के विकास के लिए 26 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। प्रस्तावों पर चर्चा से पहले पार्षदों ने अपने वार्ड में हो रही समस्या के बारे में बताया। कई समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को कहा गया। बैठक के दौरान सभी पार्षद नगर निगम के कार्यों से संतुष्ट नजर नहीं दिखे। वहीं बैठक में आए मेयर सुनील उनियाल गामा ने कहा कि नगर निगम द्वारा सभी वार्ड में कार्य किए जा रहे हैं और कई समस्याएं हैं जिनके निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। सर, ये समस्याएं आती हैं, इसीलिए आज हमने बैठक में जो है नगर निगम के अलावा अन्य विभागों को भी यहाँ बुलाया है, और अन्य विभागों के द्वारा आज उन्हें कहा भी गया है कि आप जिस जिस क्षेत्र की समस्या है वहाँ क्षेत्र के पार्षद को आप जरूर अवगत कराएं। पार्षद का जो क्षेत्र है उसके सहमति से काम होना चाहिए। केदारनाथ यात्रा में घोड़ा खच्चर का संचालन अब सिर्फ दिन के वक्त में किया जाएगा। उत्तराखंड पशुपालन सचिव बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने बताया कि हाईकोर्ट में दाखिल की गई जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद एचसी ने आदेश दिए हैं कि घोड़े से पूरे दिन में एक ही ट्रिप लगाई जाए। नियम न मानने पर घोड़ा खच्चर संचालकों के खिलाफ कार्रवाई हो। वहीं पशुपालन सचिव ने बताया कि यात्रा में जाने से पहले हर घोड़े का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। यात्रा मार्ग में 2 टेम्परेरी और 2 अस्थायी अस्पताल खोले जाएंगे। केदारनाथ में एवं अन्य यात्रा मार्ग पर जो घोड़ा संचालन हेतु माननीय उच्च न्यायालय में अजय गौतम जी एवं गौरी मोलकी जी ने एक पीएल डाला है। इसके संबंध में तमाम निर्देश अभी हाल में दिए गए हैं, पिछले गुरुवार में दिए गए हैं। उसमें मुख्यतः ये है कि यात्रा का संचालन सिर्फ दिन में ही किया जाएगा और रात को नहीं की जाएगी, और घोड़ा सिर्फ एक ही ट्रिप मार सकती है, एक दिन में एक ट्रिप मार सकती है, और उसका जो वजन है, जितने वजन ले जाना है, उसके बारे में भी माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश जारी किया गया है। उत्तरकाशी में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। आलम यह है कि अस्पतालों में आई फ्लू के मरीजों के लिए आई ड्रॉप तक नहीं है। अस्पतालों के अलावा मेडिकल स्टोर में भी आई फ्लू से संबंधित कोई आई ड्रॉप नहीं है, जिस वजह से मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सीएमएस कह रहे हैं कि दवाई मंगवाई गई है, नई आई ड्रॉप आई है जो मरीजों को दी जा रही है। हालांकि स्थानीय विधायक सुरेश चौहान ने अस्पताल प्रशासन की इस लापरवाही पर नाराजगी जाहिर की। आई फ्लू बेसिकली ये जो है वायरल इन्फेक्शन हो रहा है आजकल, जिसमें हम जो है कंजर्वेटिव इसमें जो है एंटीबायोटिक ड्रॉप्स हो गई है ना, और कुछ अगर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इसमें देते हैं और कुछ एडवाइस करते हैं मरीजों की बार बार जो है ठंडे पानी से हाथ धुलें, तो कुछ दवाई हमारे पास थी, और कुछ जो डॉक्टर साहब ने प्रिस्क्राइब करती है वो हमारी कुछ मंगा रखी है हमने, जो जिनकी जो अवस्था लग रही है। और वैसे दूसरा रिकॉर्ड के अनुसार जो है आजकल मरीजों की संख्या पहले जितने थे उससे थोड़ा घट गए हैं।
हल्द्वानी पहुंचे विजिलेंस डायरेक्टर वी मुरुगेश्वर ने कुमाऊं विजिलेंस कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में लंबित मामलों की जांच में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि आय से अधिक संपत्ति मामले में 10 से ज्यादा अधिकारियों की जांच चल रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। दरोगा भर्ती घोटाले को लेकर उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट फाइनल होने के बाद आरोपियों पर कार्रवाई होगी। हमारे अभी हाल में 10-11 अधिकारियों उसका आया हुआ है, उसको हमारे जांच चल रही है इसको, क्योंकि ये थोड़ा सा हमारा गोपनीय तरीके से रहता है। कुछ एक खुली जांच भी है, खुली जांच में उनको थोड़ा एक मौका दिया जाता है कि अपना बात बताने के लिए, बट अदरवाइज हमारे इस पर जोर से कार्रवाई चल रही है। और हमारी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स है उनको भी हमने आज गाइडेंस दिए हैं, मार्गदर्शन दिए हैं। तो और हम उम्मीद करेंगे कि जो हमारा मुकाम है उसमें जल्दी पहुँचे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बागेश्वर उपचुनाव के लिए पार्वती दास ने दाखिल किया नामांकन। कांग्रेस के बसंत कुमार से होगा मुकाबला। पूर्व कैबिनेट मंत्री चंद्रराम दास के निधन से खाली हुई है सीट। बागेश्वर उपचुनाव में सीएम धामी ने संभाली कमान। पार्वती दास के समर्थन में जनसभा के लिए पहुंचे, बड़े अंतर से जीत का किया दावा। कांग्रेस ने परिवारवाद को बढ़ावा देने का बीजेपी पर लगाया आरोप। बागेश्वर उपचुनाव में चंद्रराम दास की पत्नी को बीजेपी ने बनाया प्रत्याशी। परिवारवाद के मुद्दे पर घिरी बीजेपी। राशन किट घोटाले में पहली बार कैमरे पर आई आरोपी बीजेपी नेता अमिता सिंह। आरोपों से किया इनकार, कहा हर जांच के लिए हूं तैयार।